नमस्कार दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को जय भीम जय भारत। और मैं कृषि विज्ञान अध्यापक अजय कुमार आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां कि आज हम बात करने वाले हैं कृषि विज्ञान मतलब कि 12th एग्रीकल्चर के पार्ट नंबर फर्स्ट एग्रोनॉमी के पार्ट नंबर 1 को पढ़ने वाले हैं, लेसन नंबर 1 को पढ़ने वाले, जिसका नाम है सस्य विज्ञान मृदा एवं बीज। ठीक है, ये हमें पता होना ही होना चाहिए। उससे पहले मैं कुछ इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ पार्ट को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, तो क्या है, हमारे इस पार्ट को हम फास्ट ट्रैक रिवीजन के तौर तरीके से पढ़ेंगे। हम ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं करेंगे, जितना जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको हम कवर करते हुए यहाँ चलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो मैंने कंटेंट बनाया वो एक तरह की ब्लूप्रिंट के आधार पर बनाया है। ठीक है, तो हमें ब्लूप्रिंट के आधार पर फिलहाल में पढ़ना है, क्योंकि इतना सारा हम पढ़ नहीं सकते। हर पार्ट से अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। कोई से वस्तुनिष्ठ बन रहा है, कोई से रिक्त स्थान बन रहा है, कोई से अति लघु उत्तरात्मक बन रहा है, कोई किसी से लघु उत्तरात्मक बन रहा है, किसी से निबंधात्मक बन रहा है। मतलब सभी से अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं। अब भाई हमें उसके थ्रू ही तो अध्ययन करना है भाई। जो ब्लूप्रिंट बनी हुई है हमारी, उसके थ्रू पढ़ना है आपको। तो ज़्यादा क्या है, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। इससे निबंधात्मक क्वेश्चन आने वाला ही नहीं है। तो हम ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे भाई, थ्योरेटिकल, जैसे डेफिनेशन पढ़ेंगे भाई। 1 नंबर का आ रहा है तो हम डेफिनेशन पढ़ा, वहीं से शायद रिलेटेड क्वेश्चन उठ जाए तो उठ जाए। ठीक है, तो हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हम चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे पार्ट नंबर 1 को। तो हम सबसे पहले हमें ध्यान होना चाहिए हमारे पार्ट नंबर 1 का नाम क्या है। ठीक है, क्या है मतलब क्या, सबसे पहले हम जो चीज़ पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, तो हमारे सबसे पहले तो पार्ट नंबर 1 का नाम याद होना चाहिए, जिसका नाम है हमारे सस्य विज्ञान मृदा एवं बीज। क्या नाम है? सस्य विज्ञान मृदा एवं बीज। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ से, सबसे पहले पॉइंट को उठाते हैं सस्य विज्ञान। ठीक है, तो मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पे पार्ट के नाम से रिलेटेड ही अधिकतर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, पार्ट का नाम देखता है, क्योंकि अधिकतर जो लेक्चरर्स होते हैं, जो पेपर बनाने वाले होते हैं, वो क्या है, डायरेक्ट आपका जो सिलेबस होता है उसे देखते हैं। आगे जब आप देखोगे तो बुक में, ठीक है, बुक में आप पहले देखोगे तो वहाँ पे सिलेबस लिखा हुआ है, और सिलेबस की पहली पहली लाइन को उठाकर दे देते हैं वो भाई सस्य विज्ञान की परिभाषा लिखिए। जब मृदा के बारे में पूछ लेते हैं, बीज के बारे में पूछ लेते हैं, डायरेक्ट इन तीनों टॉपिक से क्वेश्चन आता है। इतना अंदर जाने की कोशिश नहीं करते हैं वो लोग, बाहर से ही आपको क्वेश्चन बनाकर दे देते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके समझ में आया होगा कि भाई हमको कवर क्या करना है। पार्ट के नाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उनको सारों को क्लियर करना है, ज़्यादा अंदर नहीं जाना है, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। कोई 1-2 क्वेश्चन आएगा चुट्टा पुट्टा, जिसको आप देख लेंगे। ठीक है, अच्छे से कहीं ना कहीं अच्छा सा, क्योंकि आप सही तरह से पढ़ लिए हो पहले, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट नंबर 1। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं सस्य विज्ञान की परिभाषा। तो सस्य विज्ञान परिभाषा क्या होती है भाई? विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों तथा क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाती है? हमारी सस्य विज्ञान कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एग्रोनॉमी की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। किससे? ग्रीक भाषा के शब्द एग्रोनोमस से हुई है। एग्रोनोमस, अब हम यहाँ जानते हैं कि एग्रोनोमस का मतलब होता क्या है भाई। एग्रोनोमस शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, कितने शब्दों से? 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एग्रोज प्लस नोमोस। ठीक है, हम सबसे पहले जानेंगे एग्रोज का अर्थ क्या होता है। एग्रोज का अर्थ होता है भूमि प्रबंधन का। ठीक है, भूमि। ठीक है, नेक्स्ट आता है नोमोस। नोमोस मीन्स होता है प्रबंधन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सस्य विज्ञान से रिलेटेड जो मोस्ट जानकारी है वो यहाँ आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है सस्य विज्ञान के प्रमुख क्षेत्र। तो सस्य विज्ञान के प्रमुख क्षेत्रों को नाम पता होना चाहिए हमारे। तो पहले क्षेत्र का नाम आता है कृषि उत्पादन में। नेक्स्ट नंबर 2 पर आता है नियोजन में। नेक्स्ट नंबर 3 पर आता है व्यवसाय में। नेक्स्ट नंबर 4 पर आता है उद्योग में। ठीक है, तो हमारे 4 क्षेत्र हो गए जिनमें सस्य विज्ञान का जो रोल है वो अधिकतर होता है। हमारा सस्य विज्ञान जो है अधिक रोल अदा करता है इन क्षेत्रों में। तो हमारे ये 4 क्षेत्र हैं, इनका नाम हमें पता होना ही होना चाहिए, आवश्यक है, जरूरी है और बहुत जरूरी है। एक ना एक पॉइंट से यहाँ से क्वेश्चन उठता ही उठता है सस्य विज्ञान के एक पॉइंट से। जैसे नियोजन से उठा लिया, कृषि उत्पादन से उठा लिया, वहाँ से आपको थ्योरेटिकल पॉइंट पढ़ना होगा इनका। ठीक है, तो आपके नोट्स कॉपी में जाकर देखोगे, थोड़ा बहुत आपको याद करना ही करना होगा। तो पॉइंट तो आपको पता होने ही होने चाहिए, पॉइंट पता जरूरी, पॉइंट का पता होना बहुत जरूरी। मैं पहले से एफर्ट डाल रहा हूँ, पॉइंट वाइज पॉइंट हमें याद होना चाहिए, पार्ट के सीक्वेंस वाइज हमें याद होना चाहिए, जिससे हमें पता लग सके भाई ये टॉपिक है, इसमें ये लिखना है, तो इससे पता चल जाता है। ठीक है, तो हम
हमें क्या याद होना चाहिए भाई, हेडिंग याद होनी चाहिए। तो हमने चारों हेडिंग पढ़ ली यहाँ पे। सस्य विज्ञान का क्षेत्र, ठीक है, सस्य विज्ञान के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से, कृषि उत्पादन, नियोजन, व्यवसाय और उद्योग, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मृदा के बारे में, ठीक है। हमारा पाठ का नाम क्या था, मृदा, सॉरी सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मृदा के बारे में, ठीक है। तो मृदा उर्वरता कहते किसे हैं, मृदा उर्वरता भाई क्या होती है, पौधे की जैविक, रासायनिक एवं भौतिक शक्ति के योग को मृदा उर्वरता कहते हैं। किसको कहते हैं मृदा उर्वरता, पौधे की जैविक व रासायनिक व भौतिक शक्ति के योग को मृदा उर्वरता कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये आपके मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। तो प्राकृतिक कारक और कृत्रिम कारक, इसको दो भागों में यहाँ पे बांट दिया गया है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले प्राकृतिक कारक के बारे में। प्राकृतिक कारक है कौन कौन से, तो नाम हमें पता होना चाहिए, नाम से ही क्वेश्चन आने वाला है यहाँ से, ठीक है। तो पैतृक पदार्थ यहाँ पे आता है पहला प्राकृतिक कारक, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा स्थलाकृति, नेक्स्ट नंबर थर्ड पर आता है मृदा की आयु, नेक्स्ट नंबर फोर्थ पर आता है जलवायु, नेक्स्ट नंबर फिफ्थ पर आता है मृदा प्रोफाइल की गहराई, नेक्स्ट नंबर सिक्स्थ पर आता है मृदा की भौतिक दशा, नेक्स्ट नंबर 7 पर आता है मृदा अपरदन, नेक्स्ट नंबर 8 पर आता है प्राकृतिक मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा, ठीक है। ये क्या हो गए हमारे मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारक हो गए। प्राकृतिक कारकों के नाम हमें लगभग 5 याद होने ही होने चाहिए, ठीक है। तो ये जैसे पहले पहले के मोस्ट पॉइंट है, पैतृक पदार्थ हुआ, स्थलाकृति हुई, मृदा आयु हुई, है ना, मृदा आयु। तो जैसे आपके यहाँ प्रश्न दे सकता है कि प्राकृतिक, निम्न में से प्राकृतिक कारक है, जैसे भाई आपको 4 तो दे दिए कृत्रिम कारक, जैसे जलाक्रांति दे दिया, फसल प्रणाली दे दिया, मृदा पीएच दे दिया, 3 तो दे दिया, और फिर दे देता है एक पैतृक पदार्थ। तो आपसे प्राकृतिक पदार्थ के बारे में पूछा था, तो आपको 3 तो पहले ही पता था, 3 को इंसाइड करते हुए, मतलब हटाते हुए हमको पैतृक पदार्थ याद होना चाहिए। तो शायद हमारे यहाँ पे पैतृक पदार्थ याद होना चाहिए, स्थलाकृति याद होना चाहिए, मृदा की आयु याद होनी चाहिए, जलवायु, ठीक है। तो मोस्ट मैंने बोला 5 पॉइंट याद होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कृत्रिम कारकों के बारे में, ठीक है, कि कौन से कारकों के बारे में, कृत्रिम कारकों के बारे में, ठीक है। कृत्रिम कारकों के बारे में, तो हम मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कृत्रिम कारक कौन सा है, सबसे पहला हमारा जलाक्रांति, कौन सा, जलाक्रांति। नेक्स्ट नंबर 2 पर है फसल प्रणाली वाला, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 पर है हमारा मृदा पीएच, नेक्स्ट नंबर 4 पर आता है हमारा मृदा सूक्ष्मजीव, नेक्स्ट नंबर 5 पर आता है मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा, नेक्स्ट नंबर 6 पर आता है मृदा जुताई की विधि एवं समय। ये क्या है, हमारे कृत्रिम कारक हैं जो मृदा उर्वरता को प्रभावित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मृदा उर्वरता हो गई, अब हम बात करेंगे मृदा उत्पादकता के बारे में। किसके बारे में, मृदा उत्पादकता के बारे में। तो मृदा उत्पादकता होती क्या है, सिंपल हम जान लेते हैं। मृदा की प्रति हेक्टेयर, मृदा का प्रति हेक्टेयर पैदावार क्षमता को मृदा उत्पादकता कहते हैं। क्या कहते हैं, मृदा की प्रति हेक्टेयर पैदावार क्षमता को मृदा उत्पादकता कहते हैं। तो हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं, मृदा की प्रति हेक्टेयर पैदावार क्षमता मृदा उत्पादकता कहलाती है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे हमने वो क्या नाम से उर्वरता के बारे में बात की थी, उर्वरकता के बारे में, कि भाई कौन कौन से कारक होते हैं प्राकृतिक कृत्रिम जैसे प्रभावित करते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं मृदा उत्पादकता के प्रभावित करने वाले कारकों के नाम, ठीक है। तो यहाँ पे इनको भागों में नहीं बांटा है, डायरेक्ट बता दिया गया है। तो यहाँ पे है मृदा उर्वरता हो गया, मृदा की भौतिक दशा हो गई, मृदा की स्थिति हो गई, उत्पाद की मांग हुई, और यातायात के साधन हो गए। तो मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, मृदा उर्वरता हो गया, मृदा की भौतिक दशा हो गई, मृदा की स्थिति हो गई, उत्पाद की मांग व यातायात के साधन हो गए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर अब आता है हमारा इसी पॉइंट का, भाई मृदा उर्वरता और उत्पादकता में अंतर क्या होता है। तो हम फास्टली जानते हैं, यहाँ पे लगभग 4 पॉइंट हमें याद होने चाहिए। तो ठीक है, भाई मृदा उर्वरता के बाद पहले बात कर लेते हैं, भाई पौधे की जैविक, रासायनिक व भौतिक शक्ति की योग को मृदा उर्वरता कहते हैं। पहले तो आपको परिभाषा ही लिख देनी, दोनों अंतर आपस में दिख जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पॉइंट लिखना है हमारे उर्वरक, मृदा उत्पादक
हो भी सकती है और नहीं हो सकती। ये पॉइंट आपको याद रखना है। उत्पादक मृदा हमेशा उर्वरक होती है। भाई ये तो सिंपल सी बात है, आपको पता है, अब ज़्यादा समझाने की जरूरत है नहीं आपको यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 पर आता है हमारा, मृदा उर्वरकता की जांच प्रयोगशाला में की जा सकती है और इसकी नहीं की जा सकती, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4 पर आता है, मृदा में उपस्थित कुल पोषक तत्व का फलन है, ठीक है। और उसका आता है मृदा उत्पादकता, मृदा की उर्वरता प्रबंधन व जलवायु का फलन है। ये तो हो गया हमारा किसका, मृदा उत्पादकता, सॉरी उर्वरता और उत्पादकता में अंतर हो गया। अब हम बात करते हैं मृदा के क्षरण के बारे में, ठीक है। मृदा का क्षरण किन किन प्रकार से होता है, तो हम पहले इसकी परिभाषा जानते हैं। भाई क्या है मृदा क्षरण? भाई भौतिक रूप से मिट्टी के कणों को अपने स्थान से पृथक होने की क्रिया तथा परिवहन की क्रिया मृदा क्षरण कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? मृदा क्षरण कहलाती है। भाई मिट्टी के जो कण हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ही क्या कहलाता है? मृदा क्षरण कहलाता है। डायरेक्टली आप लिख सकते हो अगर ये चीज़ याद नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मृदा क्षरण के प्रकार। मृदा क्षरण के प्रकार है कौन कौन से? भाई पहला है त्वरित क्षरण, ठीक है। होता क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। मनुष्य तथा पशुओं के द्वारा होने वाला क्षरण त्वरित क्षरण कहलाता है। मनुष्य एवं पशुओं के द्वारा होने वाला क्षरण त्वरित क्षरण कहलाता है। नेक्स्ट नंबर 2 पर आता है हमारा प्राकृतिक क्षरण। वायु व जल द्वारा होने वाला क्षरण प्राकृतिक क्षरण कहलाता है। अब प्राकृतिक क्षरण को भी यहाँ पे 2 भागों में बांट दिया। वह कौन कौन से हैं? एक तो यहाँ पे हो गया जल क्षरण। कौन सा हो गया? जल क्षरण। जल क्षरण होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। जल के द्वारा मिट्टी का क्षरण होता किस तरह से, ये जानते हैं हम, ठीक है। जल के द्वारा मृदा के कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान में पृथक्करण में परिवहन होना जल क्षरण कहलाता है। क्या कहलाता है? जल क्षरण कहलाता है। अब इसके प्रकार भाई किन किन तरीकों से ये इसे नष्ट करता है मिट्टी को, उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो जल क्षरण के प्रकार, ठीक है। जल क्षरण के प्रकार पहला आता है हमारा बौछार क्षरण। बौछार क्षरण हमें याद होना चाहिए, मैंने पहले ही बोल्ड कर रखा है यहाँ पे ये पॉइंट। बौछार क्षरण हमें याद होना चाहिए। बौछार के अनुसार आपके अनुसार भी वर्ड लिख सकते हो, ठीक है, आपको ये पॉइंट याद होगा तो। और अधिकतर एग्जामिनर बोल्ड पॉइंट अधिकतर देखता है। ये जो पॉइंट लिखते हो ना पहले वाला, इसको देखता है अधिकतर। वो थ्योरेटिकल पॉइंट ज़्यादा पढ़ता नहीं है, क्योंकि सब भाई ऐसे थोड़ी है भाई आपके पास में ही छोटा सा बंडल आ रहा है, ये थोड़ी है भाई 2-4 कॉपी जाना, उनके पास में बड़े बड़े बंडल आते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ यही देखते हैं, ज़्यादा कुछ देखते नहीं है, ठीक है। तो वर्षा की बूंदों के कारण मृदा के कणों का तितर बितर हो जाना और बिखर जाना क्या कहलाता है? हमारा बौछार क्षरण कहलाता है। वर्षा की बूंदों के कारण मृदा के कणों का तितर बितर बिखर जाना बौछार क्षरण कहलाता है। नेक्स्ट इसी के बारे में हम पढ़ते हैं, बौछार क्षरण के बारे में। यह मृदा क्षरण की प्रारंभिक अवस्था है। कौन सी अवस्था है? प्रारंभिक अवस्था है, जो कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाती है। इसलिए इस अवस्था को जल क्षरण की लघु क्षरण अवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल क्षरण की लघु क्षरण अवस्था भी कहा जाता है। नाम याद रखना है भाई, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 पर आता है परत क्षरण। परत क्षरण होता क्या है इसके बारे में भी हम जानते हैं। वर्षा के जल द्वारा खेत में उपस्थित मृदा कण एवं पोषक तत्व जब पतली परत के ऊपर में खेत से बाहर निकलना वह परत क्षरण कहलाता है। भाई जो ऊपरी परत निकलती है, साथ साथ में हमें क्या करते हैं? मृदा कणों को और पोषक तत्वों को वह अवशोषित करती है ना। ऊपरी वाली परत है जो वही कहलाता है परत क्षरण, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई परत क्षरण होता क्या है भाई, इसके बारे में और अलावा क्या कोई ऐसा पॉइंट है जिसको हम पढ़ सकते हैं, पढ़ने लायक है? वो है यह क्षरण आंखों से दिखाई नहीं देता, परंतु सर्वाधिक हानिकारक होता है, क्योंकि मृदा सतह पर उपस्थित पोषक तत्व पानी के साथ बहकर बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा परत क्षरण। अब हम बात करते हैं रिल क्षरण। ये भी एक अच्छा पॉइंट है जल क्षरण का। नंबर 4, इसको 4 भागों में बांटा गया है। जल क्षरण में बात बता दूं कि इसको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। तो तीसरा हो गया हमारा रिल क्षरण, ठीक है। जब पानी खेत से बाहर निकलता है वह क्या कहलाता है? सॉरी, जब खेत से पानी बाहर निकलता है तो वह क्या है? छोटी छोटी नलियों में बन जाती है। वहाँ पे आपने देखा होगा बरसात होते ही छोटी छोटी नलियाँ बन जाती है बाहर पानी को निकलने के लिए। वही उसको तो जगह चाहिए, वो अपने आप रास्ता बना लेता है अपना, ठीक है। तो छोटी छोटी नलियाँ बन जाती है, तो उसे क्या बोल सकते हैं? हम रिल क्षरण बोल सकते हैं, ठीक है। अब यह क्षरण खेत की जुताई के पश्चात समाप्त हो जाता है।
इससे कोई ज़्यादा डिफेक्ट पड़ता नहीं है, तो इसको जुताई करने के बाद में हम ख़त्म कर सकते हैं। एक नेक्स्ट नंबर 4 पर आता है अवनालिका क्षरण। कौन सा चरण आता है? अवनालिका क्षरण। भाई इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। जब पानी द्वारा खेत में नालियाँ इतनी चौड़ी हो जाएं कि खेत कृषि योग्य नहीं रहता, तो इसे अवनालिका क्षरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? अवनालिका क्षरण बोलते हैं। यह जल क्षरण की सबसे विकराल अवस्था है। कौन सी अवस्था है? विकराल मतलब खतरनाक अवस्था, डेंजर अवस्था। तो अवनालिका क्षरण हमें याद रखना है कि भाई सबसे जल क्षरण मृदा क्षरण की सबसे जल क्षरण की सबसे डेंजर अवस्था कौन सी? अवनालिका क्षरण वाली। ठीक है, यह जल क्षरण की सबसे विकराल अवस्था मतलब डेंजर, खतरनाक, वही समझ रहे होंगे आप तो। ठीक है, डॉन दादा जो रहते हैं वो लोग। ठीक है, अब हम बात करते हैं वायु क्षरण। जल क्षरण की बात हो गई। अब हमारे नेक्स्ट नंबर पर पॉइंट आता है वायु क्षरण। वायु क्षरण हमारे बेसिकली 3 पॉइंट में डिवाइड है। ठीक है, वायु द्वारा मृदा कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, पृथक वायु पहुंचने या पृथक होना वायु क्षरण कहलाता है। वायु क्षरण हमारे बेसिकली 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। उनमें है हमारे सबसे पहले निलंबन हो गया, उच्छलन हो गया, सतह सर्पण हो गया। तो हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स मतलब छोटी परिभाषाओं के रूप में इसे जान लेते हैं। भाई 0.1 mm व्यास से कम आकार वाले कणों को क्या बोलते हैं? हम निलंबन बोलते हैं। 0.1 mm व्यास से कम आकार वाले कणों के क्षरण को निलंबन कहते हैं। इस अवस्था में क्या है? इस अवस्था में मृदा के कणों को मृदा के कण हजारों किलोमीटर दूर चले जाते हैं, मतलब कि दूर दूर तक चले जाते हैं। वायुमंडल में निलंबन की अवस्था में लटके रहते हैं, मतलब ऊपर उड़ते रहते हैं। आपकी आंधी आती है, कभी कभार देखा होगा आंधियों में आपने, और आंधी चल जाती है तब भी कण ऊपर अपन को क्या दिखते हैं? उड़ते हुए दिखते हैं। ठीक है, मिट्टी के कण, मतलब रेड आसमान है जो मिट्टी कलर में दिखता है कभी कभार जब आंधी आए, जो देखना। ठीक है आप। तो नेक्स्ट हमारे पॉइंट आता है उच्छलन। ये होता है हमारे 0.1 से 0.5 mm व्यास तक के कणों के क्षरण को उच्छलन कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? 0.1 से 0.5 mm व्यास तक के कणों को रेंग कर जाना है, तो क्या बोलते हैं? उच्छलन कहते हैं। इस क्षरण में मृदा भार की दृष्टि से 50 से 75% नुकसान होता है। मृदा भार की दृष्टि से कितना? 50 से 75%। यह क्षरण वायु क्षरण की सर्वाधिक हानिकारक अवस्था है। भाई याद रखना है, हमारे विकराल अवस्था जल क्षरण की कौन सी थी? अवनालिका। और इसकी कौन सी? उच्छलन। नेक्स्ट नंबर 3 पर हम बात करते हैं सतह सर्पण। सतह सर्पण क्या होता है भाई? 0.5 व्यास से अधिक आकार के कणों के क्षरण को सतह सर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सतह सर्पण कहा जाता है। बीज पुष्प के परिपक्व बीजांड को ही बीज कहते हैं। भाई बीज के अब हमारे यहाँ पे खत्म हो गया कि ये पॉइंट तो हमारे कंप्लीट हुए। पहला हो गया सस्य विज्ञान कंप्लीट हुआ, मृदा खत्म हो गया। ठीक है, मृदा के बारे में हमने पढ़ा, मृदा उर्वरकता के बारे में पढ़ा, मृदा उर्वरता के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हमने इसके क्षरण के बारे में, मृदा क्षरण के बारे में भी हमने यहाँ पढ़ा, अच्छे से पढ़ा। आपने गौर करके देखा होगा तो अच्छे से ठीक से कवर हो ही जाता है पॉइंट। तो ठीक है, तो आपने यहाँ पे अब हमारे लास्ट पॉइंट को पढ़ते हैं, हमारे इस पार्ट के बीज को। ठीक है, बीज होता क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो बीज एक तरीके का भाई पुष्प का परिपक्व बीजांड क्या कहलाता है? बीज कहलाता है। अभी पुष्प का परिपक्व बीजांड क्या कहलाता है? बीज कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं उन्नत प्रकार के बीज कौन कौन से होते हैं। भाई इसके कितने प्रकार होते हैं? इसके 4 प्रकार होते हैं। टोटली कितने प्रकार होते हैं? 4। अब भी कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम आगे जानते हैं। तो पहला होता है हमारा मूल केंद्रक बीज। वह बीज जो स्वयं पादप प्रजनक द्वारा तैयार किया जाता है, मूल केंद्रक बीज कहलाता है। इसके थैले पर पीले रंग का टैग लगा रहता है। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ध्यान रखना भाई, ये मोस्ट है, आपको पढ़ना है। भाई पीले रंग का टैग किस बीज पर लगा रहता है? किस बीज की थैली पर लगा रहता है? मूल केंद्रक बीज की थैली पर क्या लगा रहता है? पीले रंग का टैग लगा रहता है। ये याद होना चाहिए भाई, पीले रंग याद होने चाहिए। रंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, वस्तुनिष्ठ प्रश्न या रिक्त स्थान में पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, गौर से सुनिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ठीक है, रंग से और प्रकार से। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट प्रजनक बीज। वह बीज जो मूल केंद्रक बीज के गुणन से तैयार किया जाता है, प्रजनक बीज कहलाता है। इसके थैले पर कौन सा टैग लगा रहता है? सुनहरा पीला रंग लगा रहता है, पीले रंग का टैग लगा रहता है। नेक्स्ट हमारा नंबर पर आता है आधार बीज। ठीक है, आधार बीज जो प्रजनक बीज के गुणन से तैयार किया जाता है, आधार बीज कहलाता है। इस बीज के थैले पर कौन से रंग का टैग लगा रहता है? सफ़ेद रंग का टैग लगा रहता है। सफ़ेद, ठीक है, सुनहरा पीला,
ठीक है, और पीले रंग का। तो आपको यहाँ पे प्रजनक वाला तो याद रखना चाहिए, प्रजनक और आधार वाला यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोनों से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट नंबर 4 पर चलते हैं, प्रमाणित बीज। यह बीज जो आधार बीज, प्रमाणित बीज के बारे में पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। यह बीज जो आधार बीज के गुणन से तैयार किया जाता है, किसके गुणन से? आधार बीज के गुणन से तैयार किया जाता है। प्रमाणित बीज कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रमाणित बीज कहलाता है। नेक्स्ट आता है इसी का एक पॉइंट, इसके थैले पर नीले रंग का टैग लगा रहता है। प्रमाणित बीज पर किस रंग का टैग लगा रहता है? नीले रंग का टैग लगा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसी का, किसानों को फसलों की बुवाई के लिए प्रमाणित बीज ही अधिकतर वितरित किया जाता है। तो ये पॉइंट आपको बेसिकली याद होने ही होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बता चुका हूँ पहले ही ऑलरेडी। बीज से क्वेश्चन आता है और बीज के इन पॉइंट से ही क्वेश्चन अधिकतर आपको देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट आपको याद होने ही होने चाहिए। मैंने बोला है, बार बार बोल रहा हूँ दोबारा से, भाई इतना तो आपको याद होना चाहिए। भाई हमारा पार्ट होता है 10-10, 20-20 पन्ने का, वो हम 1-1.5 पन्ने में हमने कंप्लीट कर लिया अब यहाँ पे, ठीक है। फास्टर रिवीजन किया तब जाकर। तो इस तरह से आपको अभी कंप्लीट करना है, क्योंकि अब हमारे पास में टाइम नहीं बचा है, टाइम बचा है बस। अब जो क्वेश्चन मैं दूंगा उनको आपको लिखकर पढ़ना है ध्यान से, ठीक है। मतलब पहले मैं क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन आप एवरेज वाले क्वेश्चन है उनमें तो आगे मैं बताऊंगा, क्वेश्चन बैंक जब स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन बैंक के बारे में, जब उस टाइम में बता दूंगा। तो आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, शानदार लगा होगा, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगा होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है इस चीज़ को, दोबारा से अगर समझ में नहीं आता है तो दोबारा रीड कर लीजिएगा। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। अगर आप मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज भी करते हो, मेरे हेल्पलाइन नंबर नीचे डले होंगे या उसमें जाकर देखना व्हाट्सएप चैनल पर, तो वहाँ पर आप कमेंट भी कर सकते हो। पर वहाँ पे क्या है, कमेंट का ऑप्शन रहता नहीं है, कोई बात नहीं। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मेरे को, ठीक है। मैं वहाँ से आपसे संपर्क कर लूँगा। तो पढ़िएगा अच्छे से, लगे रहिएगा। अब आप आने वाले समय में इंग्लिश की एग्ज़ाम है, तो इंग्लिश की एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से तैयारी करते रहिए, शानदार तरीके से पढ़िए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपने यह मेरा पूरा वीडियो देखा इसके लिए। और एक बात और बोल दूं भाई, इतना हेल्प कर रहा हूँ मैं आपकी, तो थोड़ा सा इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा एग्रीकल्चर वाले छात्रों तक, जिससे क्या है मेरे को भी हेल्प मिलती है थोड़ी बहुत। अभी अपने व्यूज़ इतने आते नहीं है ना, लाइक शेयर वगैरह, ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारे हुए नहीं है, तो हमको इतना तो करना ही करना है कि भाई थोड़ा सा शेयर करें, जिससे हमें पता लग सके। भाई मेरा कहने का मतलब है कि दूसरों को पता लग सके और फिर मेरा चैनल है जो थोड़ा ग्रो कर सके, ठीक है। तो इसके लिए मुझे हेल्प कीजिएगा थोड़ी सी। तो मेरा कहना यही है, आप समझ रहे होंगे, ठीक है भाई, हमारी फीलिंग को समझ रहे होंगे, ठीक है। तो दोबारा से थैंक यू, जय भीम जय भारत, और ऑल दी बेस्ट फॉर योर इंग्लिश एग्जाम प्रिपरेशन, इंग्लिश एग्जाम, ठीक है। तो थैंक यू सो मच यह वीडियो पूरा देखने के लिए।